तो हेलो एंड वेलकम। तो हम लोग कल जो है हम लोग देख रहे थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो हमने देखा था कि देयर आर समथिंग जो कि जिसका लेना देना न्यूट्रिएंट्स से है, तो हम लोग उसे बोल रहे थे क्या कि वो आ गया आपके इसमें, जिसका भी लेना देना न्यूट्रिएंट्स है, खाने पीने के पदार्थ होते हैं उनको बोलते थे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के दो पार्ट होते थे, एक होता था मैक्रो और फिर होता था एक माइक्रो। तो मैक्रो में क्या आता थे, CHO आता था, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट आता था और फिर प्रोटीन आता था। तो इनको हमने साइड रखा था पिछले लेक्चर्स में। और माइक्रो में वाइटामिन्स आते थे और फिर मिनरल्स आते थे। तो वाइटामिन्स में फिर अगेन दो पार्ट आता था, एक आता था फैट सोलेबल और एक आता था वाटर सोलेबल। तो फैट सोलेबल में जो विटामिन A, D, E और K आता था, और वाटर सोलेबल में जो बच गया, जैसे B बच गया, C बच गया, D आ गया, E आ गया, और ये सारे विटामिन इसमें आ जाते थे। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो में ही जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स वो दो तरह के होते थे, एक होता था मैक्रो, एक होता था ट्रेस। तो मैक्रो अगर ट्रेस की बात किया जाए तो यहाँ को जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया था वो था 100 mg पर डे। और 100 mg पर डे होता है, ये RDA था, रिकमेंड डेली अलाउंस, डेली डाइट का। यानी कि अगर डेली डाइट का भाग था, डेली डाइट में कम से कम 100 mg पर डे अगर आपके भोजन का पार्ट है तो उसको हम लोग बोलते थे क्या भाई, तो वो ये है मैक्रो में है। अगर उससे कम है तो हम लोग बोलते थे कि नहीं, आप माइक्रो में जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी जो बातें थी वो हम लोग कर चुके थे, और हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें आज पढ़नी है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, हम लोग ये वाली स्लाइड को करते हैं डिलीट, और फिर से हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पहली स्लाइड में आ गए। एक कॉन्सेप्ट है, देखें आप, कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोटेक्टिव फूड। तो अगर मैं बात करूं आपसे, प्रोटेक्टिव फूड किसे बोलते हैं, इसके बारे में बात करें। तो प्रोटेक्टिव फूड जो होता है, इसके बारे में अब बात करने से पहले, प्रोटेक्टिव फूड जो होता है रिच होता है, वैसा फूड जो रिच हो वाइटामिन्स में एंड मिनरल्स में। पहली बात कि वो रिच हो वाइटामिन्स में और मिनरल्स में। और प्रोटेक्टिव फूड के बारे में बात किया कि विच जो कि मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल, नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल। तो प्रोटेक्टिव फूड के बारे में बात यह है कि जो एक तो बात की वो रिच होना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स में वो रिच होना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये करी कि उनका जो एक तो विटामिन और मिनरल्स में रिच होने, और दूसरी बात यह है कि वो नॉर्मल फंक्शन जो सेल का है उसको चालू रखने में मदद करें। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड में मेनली आते कौन है, प्रोटेक्टिव फूड की अगर बात किया जाए तो उसमें आता कौन है, तो आएगा मेनली, देखते हैं दूसरा कलर मिल जाए तो, मेनली इसमें आते हैं प्रोटेक्टिव फूड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड होते क्या, प्रोटेक्टिव फूड रिच विटामिन एंड मिनरल्स में हो, और जो कि सेल के नॉर्मल फंक्शन को बनाए रखने में मदद करे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। और प्रोटेक्टिव फूड में आएगा कौन, तो वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये पॉइंट था, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे जितने भी, उनको बांटा गया, फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो सोर्स के आधार पे अगर मैं बात करूं तो कितने तरह के हो सकते हैं आप बताएंगे। तो एक तो सोर्स हमें ध्यान में आता है, एक आता है एनिमल सोर्स। ठीक है, एनिमल सोर्स के अलावा कौन सा ध्यान आता है, बी प्लांट सोर्स। ठीक है, और प्लांट सोर्स के बाद सी भी एक और आता है ध्यान में, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल सोर्स। तीन तरह के फूड आते हैं। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा है। एनिमल सोर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, मिल्क आएगा, एग आएगा,
प्रोटीन आएगा जो एनिमल डाइट का भाग है, और प्लांट सोर्स से जितने भी खाने वाले वेजिटेबल्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फ्रूट्स। और केमिकल में क्या, केमिकल सोर्स में क्या आएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही सब आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब एनिमल सोर्स के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, वी विल फर्दर मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये जितने भी फूड हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फूड हैविंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, सभी के पास अपना अपना कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है। ये बात समझ में आ गई। अब न्यूट्रिएंट्स हेडिंग बना के लिखेंगे हम लोग। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पहली बात ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और इनऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं, molecules that present, organic inorganic molecule that present in a edible edible substance is known as क्या, न्यूट्रिएंट। बात समझ में आई। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरह के कंटेंट जो कि मौजूद होते हैं आपके खाने के पदार्थों में, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जान गए, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन जान गए। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को फर्दर दो क्लास में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ हम लाके फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। टू टाइप्स में क्लासिफाई करने के बाद कौन कौन आएंगे, तो आपको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि तो दो भाग में कौन कौन आएंगे। तो उनको जानने के लिए तो पहला आएगा ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और दूसरा क्या आएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन पहला आएगा माइक्रो, दूसरा आएगा माइक्रो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इन्हीं दो को पढ़ेंगे। पहला लिखते हैं यहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, पेन चेंज करके लिखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो की बात करी जाए तो इनकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी इज मिनिमम। ठीक है, अगर बात करें मैक्रो की तो इनकी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, रिक्वायरमेंट इज, इनकी मिनिमम है तो इनकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इन्हीं के बारे में, मैक्रो के बारे में, दीज मेक्स बल्क कंपोनेंट ऑफ डाइट। इनके बारे में क्या बात करेंगे, ये बल्क कंपोनेंट बनाएंगे, बताइए। These make a small component of डाइट। ठीक है, डाइजेशन की बात किया जाए तो किसमें डाइजेशन की जरूरत है और किसमें नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो डाइजेशन रिक्वायर होगा कि नहीं। और इनकी बात किया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कि इजी मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। तो डाइजेशन की रिक्वायरमेंट, सॉरी,
रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इनके बारे में कहेंगे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आएगा तो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन होगा, और इनकी बात किया जाए तो इनका होगा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। बातें समझ में आई। इनके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये है ना। और इनके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो विटामिन्स, मिनरल्स। इतनी बातें समझ में आई। और यहाँ से वो जो क्लासिफिकेशन चल रही थी वो खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी चीज अब पढ़ेंगे। ठीक है, बल्क मटेरियल में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है और प्रोटीन आता है। तो हम जो डाइट लेते हैं इनमें मेन बल्क के रूप में यही 3 सब्सटेंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर मौजूद होते हैं तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात, कार्बोहाइड्रेट का कितना है 50 से 70% डाइट में होता है। फैट का कितना होना चाहिए 15 से 20% होता है टोटल डाइट में। और प्रोटीन का 10 से 15% होता है टोटल डाइट में। ठीक है, फैट 1 ग्राम जलने के बाद कितना एनर्जी देती है 4 किलो कैलोरी। और फैट सबसे ज़्यादा देता है 1 ग्राम जलने के बाद, कितना देता है वो 9 किलो कैलोरी। और वैसे प्रोटीन 1 ग्राम डिकम्पोजिशन के बाद कितना देता है, 1 ग्राम अगर जलेगा तो ये देगा 4 किलो कैलोरी एनर्जी। तो अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम कौन दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है फैट। 1 ग्राम के बाद कितना देता है 9 किलो कैलोरी, दिख रहा है ना। और इतना कंपोनेंट अगर आपकी डाइट में है, आई रिपीट, इतना कंपोनेंट अगर आपकी डाइट में है, ये जो कंपोनेंट है, इतना कंपोनेंट अगर आपकी डाइट में है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज बैलेंस्ड डाइट। उम्मीद करते हैं बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 50 से 70%, फैट के 15 से 20% और प्रोटीन के 10 से लेके 20% का कंपोनेंट आपकी डाइट में होना चाहिए। और यहीं पे मैंने वो चीज़ भी क्लियर करी है कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम डिकम्पोजिशन के बाद एनर्जी जो देते हैं 4 किलो कैलोरी, फैट 1 ग्राम डिकम्पोजिशन के बाद जो एनर्जी देते हैं वो होती है 9 किलो कैलोरी, और प्रोटीन 1 ग्राम जलने के बाद जो एनर्जी देते हैं वो होती है 4 किलो कैलोरी। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट जो डाइट में होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। अब अगली हेडिंग डालिए और लिखिए कार्ब्स। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कार्ब्स, या यहाँ से हम क्लास को ही अलग कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कार्ब्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। शब बखैर, शुक्रिया।